हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। इस लेक्चर से हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले पीरियोडिक और ऑसिलेशन मोशन को समझना भी ज़रूरी होता है, इसलिए हमने पिछले लेक्चर में इन मोशन के बारे में बात किया था। तो इस लेक्चर से हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा क्या होता है। तो डेफिनेशन पहले देखेंगे। डेफिनेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन और अप एंड डाउन। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे जो होता है, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे। मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए particle about its mean position, such that, ये मोशन कैसा होना चाहिए? such that the restoring force acting on the particle or acceleration of the particle is proportional to the displacement of the particle from the mean position. Then it is called, मतलब ऐसा जब मोशन होगा उसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखता है? एस एच एम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एस एच एम। एस का मतलब ये होता है कि सिंपल, एच का मतलब हार्मोनिक और एम का मतलब होता है मोशन। तो डेफिनेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन और अप एंड डाउन। टू एंड फ्रो मतलब ऐसे आगे पीछे, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे। मोशन ऑफ ए पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मोशन होगा वो मीन पोजीशन के अबाउट होगा, ठीक है? मतलब ऊपर नीचे जब मोशन होगा, यहाँ पर मीन पोजीशन होगा और ये ऊपर नीचे। सिमिलरली आगे पीछे जब जाएगा तो मीन पोजीशन यहाँ रहेगा, ठीक है? दैट द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तो उस ऑसिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक कहेंगे। ऑसिलेशन तो तब भी हो सकता है जब आपका सिर्फ मीन पोजीशन हो, लेकिन ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको हम ऑसिलेशन कह देते हैं। अगर ऑसिलेशन मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन है। स्पेशल टाइप मतलब जब ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जब थीटा क्या होगा? स्मॉल होगा। थीटा मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद होगा मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। तो हम फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मान लो यहाँ पर हमारा जो है वर्टिकल पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन से अपने एक पेंडुलम को ऐसे, ये पेंडुलम जो है आपने छोड़ दिया इस पोजीशन से। सो इस पोजीशन से क्या होगा? पेंडुलम ये आगे जाएगा, फिर इस पोजीशन पे रिटर्न होगा। और ये जो पोजीशन था हमारा, ये पोजीशन था इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा पोजीशन? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है? तो ये वाला जो पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से अबाउट ऐसे रोटेट करता रहेगा।
तो इसको हम थीटा को जो मान लेंगे, थीटा इज लेस इक्वल टू 45, सॉरी थीटा इज लेस इक्वल टू 4 डिग्री। ये जो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है, इस केस में। और एंगुलर एसेइज्म में भी मतलब एसेइज्म का भी कुछ क्लासिफिकेशन होती है, वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए अब मान लो कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो 4 डिग्री और 4 डिग्री से भी कम होगा, तो उसको हम लीनियर एसेइज्म कहेंगे। ये कौन सा है? लीनियर एसेइज्म। सिमिलरली स्प्रिंग मास सिस्टम के अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इसे ये जो पोजीशन था वो मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन के अबाउट ये ऊपर नीचे ऐसे जा सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो इस मोशन को भी हम एसेइज्म कहेंगे, एसेइज्म कहेंगे। ये भी एसेइज्म है हमारा। सिमिलरली स्प्रिंग मास ब्लॉक सिस्टम ऐसे भी हो सकता था, मतलब हॉराइजॉन्टल जिसको हम कहते हैं, हॉराइजॉन्टल स्प्रिंग जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऐसे आगे पीछे मोशन करेगा, तो ये भी होगा एक एसेइज्म। लेकिन एसेइज्म तभी होगा जब रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो पार्टिकल के एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मतलब यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स को हम एफ लिखते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू -x एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू -x। इन दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, मतलब ये कंडीशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वो x के नेगेटिव का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, तभी हम इसको एसेइज्म कहेंगे। और एसेइज्म का जो है, एसेइज्म का कुछ क्लासिफिकेशन भी होती है। एक तो हम कहते हैं लीनियर एसेइज्म, दूसरा कहते हैं एंगुलर एसेइज्म। पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के एसेइज्म हो सकते हैं? मेन जो क्लासिफिकेशन है वो है लीनियर एसेइज्म, लीनियर एसेइज्म, और है एक है हमारे पास एंगुलर एसेइज्म। लीनियर एसेइज्म मतलब हमने अभी तक ये जो तीनों एग्जाम्पल था वो लीनियर एसेइज्म का ही एग्जाम्पल था, ठीक है, लीनियर एसेइज्म का। एंगुलर एसेइज्म का एग्जाम्पल क्या होगा? एंगुलर एसेइज्म का एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास ये वॉल है, वॉल से आपने एक स्प्रिंग को ऐसे सस्पेंड कर दिया और स्प्रिंग को आपने छोड़ दिया, तो ये एक आर्क में ऐसे आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ऐसे वो एंगुलर एसेइज्म परफॉर्म करेगा। मतलब इस केस में जो है थीटा जो है वो लार्ज वैल्यू है, ठीक है, थीटा जो है वो लार्ज है। सिमिलरली एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, मान लीजिए यहाँ पर एक रॉड है, रॉड से क्या किया आपने, एक डिस्क को ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक डिस्क को ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया, और डिस्क को आपने थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे दिया, मतलब ऐसे डिस्क जो है वो वॉल से ऐसे सस्पेंड था, ये जो था रॉड था और यहाँ पर एक डिस्क था, डिस्क को आपने किया डिस्क को आपने ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है, तो अगर घुमा देते हो तो वो डिस्क ऐसे ऐसे आगे पीछे क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा और एंगुलर एसेइज्म परफॉर्म करेगा। मतलब ये कौन सा कंडीशन है? एंगुलर एसेइज्म। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि लीनियर एसेइज्म की बात हम तब करते हैं जब हम फोर्स की बात करते हैं, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x और एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल टू -x होता है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने यूज़ किया है, ठीक है, बहुत केयरफुल रहना है आपको, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन को यूज़ किया है। और एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है कि नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इसको टर्म में थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं कि फोर्स जो है वो लीनियर एसेइज्म के लिए है, तो एंगुलर एसेइज्म में क्या फोर्स आएगा? नहीं, वहाँ पर रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा। ये था रेस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर आएगा रेस्टोरिंग टॉर्क। तो रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होगा -θ के, ठीक है, इस केस में। और यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो -θ के प्रोपोर्शनल होगा। तो एंगुलर एसेइज्म में क्या होता है कि रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है और लीनियर एसेइज्म में रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो आप इसका नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि मैं इरेज कर दूंगा और हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेइज्म क्या होता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेइज्म मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होना ज़रूरी है। पहला जो है आपको नोट करना है ये कि मोशन
मोशन जो है हमारे पास, मोशन शुड बी, मोशन को कैसा होना चाहिए, मोशन को पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। अगर हमने ऑसिलेटरी शब्द को ऑसिलेटरी वर्ड को यूज किया है, मतलब ये मोशन ऑब्वियसली पीरियोडिक हो जाएगा, मतलब ऑसिलेशन का मतलब ही पीरियोडिक मोशन हो जाता है, ठीक है। तो बी जो होगा, restoring force and restoring force and acceleration of the particle is directed towards the mean position, is directed towards the mean position। ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो फोर्स होगा और एक्सेलरेशन जो होगा वो मीन पोजीशन, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। तो अब हम पहली बार इसको फिगर से एक देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हमारे पास क्या था, एक पार्टिकल था। ये जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो हमारे पास एक पार्टिकल था इस पोजीशन पे, वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर से लौटकर वापस यहाँ आ गया। और ये जो मोशन है हम मान लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पार्टिकल था हमारे पास, तो किसी भी टाइम पे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इधर x होगा तो फोर्स और एक्सेलरेशन क्या होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेंगे। फोर्स और एक्सेलरेशन ये ऑपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर। और डिस्प्लेसमेंट मेजर कहाँ से करना है, जब हम टर्म्स पढ़ेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू एसआईएम, तब हम और भी अच्छे से इसको समझेंगे। अभी के लिए आप मान लो डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा मीन पोजीशन से ही नापेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन से हम नापेंगे। और फोर्स और एक्सेलरेशन कहाँ होगा, मीन पोजीशन की, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन पे हो रहा है, मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स और एक्सेलरेशन इधर एक्ट करेगा। सिमिलरली मान लीजिए जब, और हमने इसको समझ लिया, ठीक है, ओके। और तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। हमने पहले ही देखा था कि फोर्स और एक्सेलरेशन, जो रेस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन should be proportional to displacement from the mean position, ठीक है। मतलब मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये कौन सा पॉइंट था, एफ वैलिटस, जो हमने ऑलरेडी देखा, एफ वैलिटस -x, और एक्सेलरेशन जो होगा वो इसके x⁻1 के साथ जो है वो इक्वल होगा। x⁻ कुछ और हो जाएगा तो उसको हम एसआईएम नहीं कर सकते, ठीक है, वो कुछ और मोशन हो जाएगा। जैसे कि सेंट्रल फोर्स में हम देखते हैं कि x⁻ अगर -1 हो जाता है तो उसको हम सेंट्रल फोर्स मोशन कहते हैं। तो इस केस में, लेकिन यहाँ पर x⁻1 है, देख सकते हो x⁻1 है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। अब बात आती है, तो हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है। तो मोशन को पीरियोडिक ऑसिलेटरी होना है, रेस्टोरिंग फोर्स और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सिमिलरली इधर होता, तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन पे एक्ट करता और एक्सेलरेशन भी इधर होता। जब आपने मेजर किया है एक्स को इस डायरेक्शन पे, तो फोर्स और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे होगा, ओके। तो रेस्टोरिंग फोर्स एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन पे होगा, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। और ये जो है रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ एक्स के साथ प्रोपोर्शनल होगा, ओके। अब हम देखेंगे कि ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, what is the significance of negative sign?
नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? और एग्जाम में आपको ये पूछता है तो आप बस, अगर किसी भी टीचर आपसे ये पूछता है कि नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, आप बस ये कहोगे कि नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जिधर है, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, सॉरी रेस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, और एक्सेलरेशन होगा तो वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेगा। तो इसका आंसर होगा कि रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन is opposite to the displacement. Restoring force or acceleration are opposite to the displacement of the particle. Displacement of the particle. ठीक है, तो नेगेटिव साइन का यही सिग्निफिकेंस है कि एक्सेलरेशन और रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा, इसलिए हम नेगेटिव साइन को लिखते हैं। ओके, अब जो है यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लीजिए हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, ये जो है एक्स एक्सिस है और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारे पास ओरिजिन को हम हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट मान लीजिए यह पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करता है। इसको हम प्लस ए लेते हैं, एक ऑफ एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और इसको माइनस ए लेते हैं। ठीक है, ये सब हम देखेंगे जब हम जनरल टर्म्स पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें समझना होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो पार्टिकल जब यहाँ था उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हुआ एक्स, और फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन आएगा आपके पास, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने ड्रॉ किया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो पोजीशन जिस पोजीशन पे रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है और ये वाला जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ऐसा पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन means the net, और इसको द रेस्टोरिंग फोर्स and acceleration of the particle will be force, and equilibrium position means the restoring force and acceleration of the particle about the point is zero। ठीक है, और तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां पर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो हो जाएगा, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, अभी के लिए वो हम आगे देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होगा। इस पार्टिकल का खुद का भी एक वेलोसिटी है और वेलोसिटी का जो है वो वैरी करता रहेगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी कैसा होगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। अभी के लिए आप याद रखो, हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे जब, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैक्सिमम क्यों होगा। इस केस में वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, रेस्टोरिंग फोर्स जीरो होता है और एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में। तो अच्छे से आपको इसको नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेटेड है, मतलब उसको समझना ही है, उसके अलावा हम इसको अच्छे से इस एजीएम को समझ नहीं सकते। मतलब
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो हमको समझना है। पहला तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। पहला है हमारे पास पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि फिगर कैसा होगा। मान लीजिए ये हमारा वर्टिकल लाइन था, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और ये है हमारे पास, जैसे कि हमने पहले कहा था, ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एक पार्टिकल है जो कि इस बाउंड्री के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर से यहाँ से यहाँ तक, ऐसे मतलब यहाँ से मोशन स्टार्ट करके ऐसे 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो किसी भी पोजीशन पे अगर पार्टिकल अगर यहाँ पे होता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये है आपका, तो यहाँ से आपको एक्स को मेजर करना है, तो ये जो एक्स होगा यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या होगा, एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम displacement is the distance of displacement is the distance of the particle from the mean position, from the मीन, मतलब मीन पोजीशन से ये जो पार्टिकल है वो कितनी दूरी पर है, वो ही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। और ये आपको याद रखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम किस यूनिट से नापेंगे, मतलब ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, और एग्जाम में आपका जो प्रॉब्लम आएगा वो सेमी में ही दिया होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को जनरली, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता, मतलब ये इतना बड़ा तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता, इसलिए हम सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं। भौतिक का मतलब इतने रीजन के अंदर कोई भी पार्टिकल, मतलब इतना रीजन के अंदर कोई भी पार्टिकल एसआईजेम परफॉर्म करेगा तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट को हम सेमी में ही लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने देखा, अब देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हम किसे कहते हैं, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल from the mean position, from the mean position on either side of mean position। मतलब हमने क्या किया था, कहा था कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से मोशन को स्टार्ट करके यहाँ जाएगा और वापस लौट के यहाँ आएगा। तो अब देख सकते हो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे पार्टिकल कितना दूर मैक्सिमम जा सकता है, वही हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, इस केस में भी इधर भी एम्पलीट्यूड ए होगा तो इधर भी एम्पलीट्यूड ए होना होगा। ठीक है, तो जनरली एक्सिस के हिसाब से हम इसको प्लस ए से डिनोट करते हैं और इसको माइनस है, क्योंकि ओरिजिन जो है वो हमारा यहाँ है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये माइनस है और ये जो है प्लस है, मतलब इसको प्लस ए कॉमा 0 लिख सकते हो और इसको माइनस ए कॉमा 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को भी हम सेमी और मीटर में लेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट को आप जिस यूनिट से लिखोगे तो एम्पलीट्यूड भी वही यूनिट से आपको लिखना होगा, सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है। कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर पार्टिकल ने यहाँ से मोशन को स्टार्ट किया है इस डायरेक्शन पे, तो वो यहाँ जाएगा और फिर से वापस लौट के इस पोजीशन पे आ गया, मतलब उसने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर लिया। तो यही है आपका कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, और इसका डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, बस इसको आपको समझ लेना है। इस पॉइंट से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ वापस आ जाएगा, और ये जो पोजीशन है हमारा,
इसको हम एंड पॉइंट कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये भी एक एंड पॉइंट और ये भी किया है हमारा एंड पॉइंट। अब हम देखेंगे तो टाइम पीरियड क्या होता है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब इस केस में एसएजीएम का टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड मीन्स, टाइम पीरियड इज द टाइम, जिसको आप सेकेंड में भी ले सकते हो, सेकेंड और मिनट, जनरली हम सेकेंड में लेते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। एक ऑसिलेशन को अगर वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है। मान लीजिए पार्टिकल तो पहले मोशन जब स्टार्ट करेगा तो पार्टिकल किसी भी टाइम पे यहाँ पर था, आपके पास एक स्टॉप वॉच है और आपने टाइम को मेजर करना है। यहाँ पर t=0 था, आपने क्या किया, स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से वापस आ गया। जब भी ये वापस आ गया आपने इसको ऑफ कर दिया, मतलब स्टॉप वॉच में आपका जितना टाइम दिखाएगा वो ही हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर से वापस आने में टोटल टाइम 20 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो 20 सेकेंड हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पर हमको फिगर को पहले एक बार और ड्रॉ करेंगे। ये जो था हमारा प्लस है और ये था हमारा माइनस है। टाइम पीरियड मतलब यहाँ से यहाँ जाकर फिर से वापस आने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t/2, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर वापस आने में भी t/2 टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कैपिटल T। तो अब ये समझ सकते हो पार्टिकल का यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में टाइम लगा है t/2। तो इस पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, t/4, माने उसका हाफ हो जाएगा। मतलब पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लेगा, इस पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरे एंड पॉइंट तक जाने में भी उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है टाइम पीरियड के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ऑसिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और बचा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और इसको लीनियम फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हो। दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed by the particle in 1 second। उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन वो परफॉर्म कर सकता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मतलब कितना कंप्लीट ऑसिलेशन वो परफॉर्म करता है। अगर एक सेकंड के अंदर वो 5 ऑसिलेशन को कंप्लीट कर देता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, ठीक है। तो टाइम पीरियड को हम सेकंड में नापते हैं और ये जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम CPS, साइकिल पर सेकंड, जिसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं, Hz, ठीक है। Hz हर्ट्ज में आपको लिखना है। अगर मान लीजिए एक सेकंड के अंदर पार्टिकल इधर गया इधर आ गया तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, फिर से इधर गया इधर आया 2 कंप्लीट ऑसिलेशन, फिर से यहाँ गया यहाँ आएगा 3 कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर ये 3 कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए अगर टाइम 1 सेकंड लगेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, 3 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आपको ऐसे ही समझना है कि एक सेकंड में वो कितना ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है। तो ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी भी समझना है। तो अब हम इरेज करेंगे और दूसरा जो प्रॉपर्टी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो फेज होता है उसको आप समझते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, 300 ऑसिलेशंस आर कंप्लीटेड इन 1 मिनट। मतलब एक मिनट में 300 ऑसिलेशन जो है एक पार्टिकल कंप्लीट कर सकता है। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 300 ऑसिलेशन को कंप्लीट किया है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में, इन 60 सेकेंड 300 ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। 300 ऑसिलेशंस
आर कंप्लीटेड। तो यहाँ पर जो है 1 सेकेंड में कितना होगा 300/60 ऑसिलेशन। 300/60 करोगे तो ये आएगा 5। तो ये आ जाएगा 5 ऑसिलेशंस आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन कंप्लीट हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इन जो आएगा आपके पास वो 5 हर्ट्ज होगा। और आपको इसको CPS भी ले सकते हो। CPS मतलब साइकिल्स पर सेकेंड। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, T = 1/n मतलब 1/5 सेकेंड। दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी को जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से आपको याद रखना है। ये सब कुछ 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होगा वही हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और एक होता है हमारे पास जो कि होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेज। फेज हम किसको कहते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन are completed in 1 second and written in radian per second। तो इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अगर आपने सर्कुलर मोशन अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते हो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं ओमेगा = 2π टाइम पीरियड T। टी की जगह पर 1/n पुट कर सकते हो तो ये आ जाएगा 2πn। ये क्या होगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमने n = 5 निकाला था, तो n की जगह 5 पुट करते हो तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो 10π आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम में अगर आपको आएगा तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, टी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है फेज। फेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेज क्या होता है, फेज का डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो फेज क्या होता है, फेज ऑफ ए SHM describes the state of the particle, state of the motion, मतलब पार्टिकल का जो मोशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, फेज। तो फेज का काम ये है जो पार्टिकल जो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो परफॉर्म करता है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना, उसकी मोशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना, यही काज है, ये जो काम है ये फेज का काम है। ठीक है, फेज ऑफ ए SHM डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का जो फेज है वो इसके मोशन के बारे में जो है हमको इंफॉर्मेशन देगा। मोशन मतलब ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो फेज देगा। अब फेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है। हम इक्वेशन तो बाद में डिराइव भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आपको ये देखना है इक्वेशन क्या होता है। x = a sin ω_t + φ0। अभी के लिए आप ये मान लो कि फेज का जो इक्वेशन है वो होगा x = a sin ω_t + φ0। ये होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। तो यहाँ पर x क्या है, a क्या है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये है +a, ये है -a। इसका मतलब ये जो a है ये है एम्पलीट्यूड, ये आपका क्या है, ये आपका है एम्पलीट्यूड। ये x क्या है, x मतलब किसी भी टाइम में अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो x हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, x हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा तो है, आप जानते हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है इस केस में, टी है हमारा टाइम। तो फेज कौन सी चीज को हम कहेंगे, साइन के साथ जो टर्म रहता है उसको हम कहते हैं फेज, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। सो फाई = आएगा ω_t
प्लस फाइव जीरो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिखते हैं, इसको इरेज करके। तो फाइव जो है वो है हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। फाइव जो है हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी है हमारा टाइम, टी जो है वो है टाइम। और फाइव जीरो को हम लिखते हैं इनिशियल फेज, इसको हम लिखते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, मतलब ये जो फाइव है, ये जो फेज है, ये टाइम के साथ भी वेरी कर सकता है। मतलब ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यही है इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो यही है। और फेज के बारे में हम पता चलता है इस इक्वेशन से। तो फेज क्या है? फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। कई बार फाइव जीरो जो है वो जीरो भी हो सकता है। तो ये जो फाइव जीरो है ये जीरो भी हो सकता है, पाई बाई थ्री, पाई बाई फोर, पाई बाई एट। अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो ये फाइव जीरो क्या है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जीरो भी हो सकता है, पाई बाई थ्री, पाई बाई फोर, पाई बाई एट, ऐसे जो है ये फाइव जीरो हो सकता है। और यहाँ पर जो है ये है टाइम, इसका मतलब फेज जो है वो टाइम के साथ वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर फेज आपको पता है, मतलब साइन के साथ जो टर्म है पता है, तो अब एक्स निकल सकते हो। अगर आप एक्स निकल सकते हो तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसके बारे में भी अब इंफॉर्मेशन जो है वो फेज से हमको मिल सकता है। इसीलिए फेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेज क्या होता है। और ये जो ये जो इक्वेशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसका जो डेरिवेशन है वो हम आगे देखेंगे कि इक्वेशन को डिराइव कैसे करना है। ठीक है, उसके पहले हमको ये समझना होगा कि सर्कुलर मोशन के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन क्या होता है। अगर हमने रिलेशन को अच्छे से समझ लिया तो इस इक्वेशन को भी हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। और ये जो है वो हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे।